Hello students, this is video number 14 of rotational motion, and the topic for this video is combined translational and rotational motion. This is the most important topic as far as competitive exams are concerned. Combined translational and rotational motion, इसको मैं शॉर्टकट में CTAR भी लिखूंगा, ठीक है, कटार। क्या? कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, हम चलते हैं आगे। कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन में अल्टीमेटली एक व्हील जो आप देखते हो ना चलता हुआ, साइकिल चलती हुई देखते हो, उसके 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 व्हील्स को अगर आप देखोगे तो उसका जो व्हील है वो घूम भी रहा है, एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट घूम भी रहा है, लेकिन आगे भी चल रहा है। तो ये समझना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो घूमता भी है और आगे भी चलता है। दैट इज वाई द नेम इज कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो हम जब इसको स्टडी करते हैं ना, तो हम इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। हम कहते हैं कि भाई इकट्ठा मत पढ़ो, आप ऐसा मानो कि जो आपका एक ओनली ट्रांसलेशनल मोशन को स्टडी करो अलग से और ओनली रोटेशनल मोशन को अलग से स्टडी करो। इसको इस तरह से भी आप बोल सकते हो कि आप जब इसके सेंटर ऑफ मास पे कोई बैठेगा, इस व्हील के सेंटर ऑफ मास पे कोई अगर बैठेगा, मतलब ऑब्जर्वर अगर आपका सेंटर ऑफ मास पे बिठा दूं, तो उसके लिए, क्योंकि वो भी चल रहा है व्हील के साथ आगे आगे, तो उसके लिए सिर्फ ये जो व्हील होगा वो सिर्फ घूमता हुआ दिखाई देगा उसको। अगर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बात करूं तो, अगर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बात करूं तो उसको सिर्फ वो घूमता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए जब हम इस तरह से इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि जब आप कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन की बात करोगे, तो हम उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे। जस्ट मैं आपको पहले इसको सिंबॉलिकली दिखा देता हूं कि ये किस तरह से दिखेगा आपको, कि यही व्हील जो है वो थोड़ी देर के बाद आगे पहुंच गया, ठीक है, और आगे पहुंचने के बाद वो व्हील इधर पहुंचा, फाइन, ये इधर पहुंचा। इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसके सेंटर ऑफ मास ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसको हम कहते हैं SCM, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ये हुई, ये घूम भी रहा है विद ओमेगा, और इसके पास आगे वाली वेलोसिटी ये वाली भी है, जो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी, दैट इज कॉल्ड VCM, दैट इज VCM। ठीक है, इसमें होगा क्या कि ये जो पार्टिकल है, जो अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट अगर B है, तो आप देख सकते हो कि थोड़ी देर के बाद ये B A की पोजीशन लेगा, A B की पोजीशन ले लेगा, और कॉन्टिन्यूसली ये पार्टिकल्स अपनी एक दूसरे की पोजीशन को छोड़ते जाएंगे। इसको हमने अंडरस्टैंड किया। इसको एक और ये तो जस्ट मैंने ओवरव्यू दिया आपको कि हम लोग क्या करते हैं जब भी हम CTAR को डिस्कस करते हैं। हम क्या करते हैं, हम इसकी रोटेशनल मोशन को अलग से स्टडी करते हैं और इसकी ट्रांसलेशनल मोशन को अलग से स्टडी करते हैं, और दोनों को कंबाइन करने के बाद रिजल्ट बता देते हैं कि भाई कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन का रिजल्ट ये आएगा। मैं आपको बताऊंगा करके, बातें करने से नहीं आएगा, जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। ये एक व्हील ले लिया मैंने, जो अपनी पोजीशन पहले यहाँ 1 पे था, अब पोजीशन 2 पे पहुँचा, और हमने क्या देखा, यहाँ पे हम एक रिलेशन डेवलप करने लगे हैं। हमने ये देखा कि ये जो A वाला पॉइंट है ना, वो B की जगह आ गया, और जो B वाला है वो आगे बढ़ गया, है ना। ये मान लो A वाला इधर पहुंचा और B वाला जो है वो कहाँ होगा, वो यहाँ पहुंच जाएगा। जब ये जब घूम रहा है, जब आपको पता है कि ये घूमता है, ये घूम रहा है ना, तो घूम भी रहा है और आगे भी चल रहा है। जैसे जैसे घूमता जाता है आगे भी बढ़ता जाता है, आपको पता ही है ये, ठीक है। तो घूमने के बाद हमने क्या देखा कि A वाला पॉइंट जो है वो B पे आ गया और B वाला जो है वो आगे चल गया। इस A और B पॉइंट के बीच का जो एंगल है ये कितना है, थीटा। आप प्लीज़ एक बात समझना सभी, जब ये व्हील जो है ये थीटा एंगल घूमेगा, यानी कि A वाला पॉइंट जो है वो B की जगह आ जाएगा, तो ये उतनी देर में आगे कितना बढ़ जाएगा, उसी के कारण आगे बढ़ेगा कितना, SCM। और इधर से एक रिलेशन हमें पता चल गया कि SCM जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये इस लेंथ के बराबर होगा, इस लेंथ के बराबर होगा, ये वाली लेंथ के। और ये जो लेंथ है वो किसके बराबर है, ये जो लेंथ है वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू R थीटा, दैट इज इक्वल टू R थीटा। तो ये रिलेशन हमारा बन गया S इज इक्वल टू R थीटा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, जिस कंडीशन को हम हमेशा लिखेंगे, उसका नाम है प्योर रोलिंग। क्या नाम है,
प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग कब हो सकती है, जब मतलब प्योर रोलिंग का मतलब होता है कई बार टायर घूमने के बिना भी टायर घूमेगा बट आपको आगे वाली ट्रांसलेशनल मोशन नहीं मिलेगी। कहते कैसे भाई? कभी अगर आपने देखा हो कि गाड़ी का टायर अगर किसी कीचड़ में फंस जाए, एक्सेलेटर देता रहता है ड्राइवर अंदर बैठ के, टायर घूमता रहता है, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, टायर आगे नहीं बढ़ता। ठीक है, उस तरह की मोशन को बोलते हैं स्लिपिंग। क्या बोलते हैं? स्लिपिंग। एक और जगह आपने देखा होगा, जब आप अचानक ब्रेक लगानी पड़ती है, ब्रेक लगाने के बाद अचानक जो टायर हैं वो बिल्कुल रुक जाते हैं, लेकिन गाड़ी तब भी आगे की तरफ बढ़ती जाती है। मतलब रोलिंग हुई नहीं और तब भी आपको ट्रांसलेशनल मोशन आगे की तरफ मिल गई। समझ आई बात? तो इसलिए ये इन बातों का ध्यान रखना है। कभी क्या होगा, कभी एस ग्रेटर देन आर थीटा होगा, कभी आर थीटा ग्रेटर देन एस होगा, लेकिन जब ये दोनों बिल्कुल बराबर होंगे तो हम बोलेंगे स्किडिंग नहीं हुई है, स्लिपिंग नहीं हुई है। और इस तरह की मोशन को हम क्या बोलते हैं? प्योर रोलिंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये बात पता चली तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्योर रोलिंग कब होगी, कि भाई जब ये घूमा कितना, इतना इतना घूमा, जितना मैंने अभी ये ब्लू कलर का बनाया, अगर इतना घूमा तो और जो मोशन मिली वो एस इज इक्वल टू आर थीटा मिली, तो हम बोल देंगे कि दिस इज अ केस ऑफ प्योर रोलिंग। अब जब आपने एस इज इक्वल टू एस सी एम, या लिख दो यहाँ, तो एस सी एम इक्वल टू कितना आया आपका? एस सी एम इक्वल टू आ गया जब आर थीटा, तो आपको मालूम है जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आर तो कांस्टेंट है, ये क्या बन जाएगा? डी थीटा बाई डी टी। यहाँ से आपको एक और रिलेशन मिल गया, क्या? वी सी एम, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इज इक्वल टू आर ओमेगा, इज इक्वल टू आर ओमेगा। फिर एक बार दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ए सी एम इज इक्वल टू आर अल्फा। तो इसलिए एक कंडीशन नहीं है, इसलिए तीन कंडीशंस हैं आपकी बन गई, किसकी? प्योर रोलिंग की। दीज थ्री आर द कंडीशंस फॉर प्योर रोलिंग, जो आपने अच्छे से याद रख लेनी है। अभी प्योर रोलिंग की ही हम बात कर रहे हैं। तो प्योर रोलिंग अगर आप चाहते हो, बिना स्लिपिंग के, सिर्फ रोल करने से ही आपको मोशन मिल रही है, ठीक है, जैसे ब्रेक लगने पे जो मोशन मिलती है वो रोलिंग के कारण नहीं होती, वो एकदम गाड़ी स्किड करके आगे चली जाती है, उस तरह की मोशन को हम प्योर रोलिंग को कंसिडर नहीं करते। वहाँ पे तो आपका आर थीटा जीरो है, तब भी आपको एस मिल जाता है, वहाँ पे एस ग्रेटर देन आर थीटा है। और जब आपकी गाड़ी, जब टायर आपका किसी कीचड़ में फंस जाता है और आपकी गाड़ी घूमती रहती है, ठीक है, एक रोटेशन काटा लेकिन आपको मोशन कुछ नहीं मिलती, तो उस तरह की मोशन में आर थीटा ग्रेटर देन क्या होगा? एस होगा। तो इस तरह की जब मोशंस होंगी तो उसको हम प्योर रोलिंग के अंदर कंसिडर नहीं करते। तो अभी हम सिर्फ प्योर रोलिंग को ही डिस्कस कर रहे हैं, और ये तीन कंडीशंस हमने डिराइव की हैं फॉर किसके लिए? प्योर रोलिंग के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी इन CTAR। हम हर पॉइंट की वेलोसिटी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। व्हील का हर पॉइंट डिस्कस करूंगा आपके साथ कि वो किस वेलोसिटी से चल रहा है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं हम। CTAR का मतलब आपको पता ही है, ठीक है। मैंने एक व्हील लिया, मैंने देखा कि वो कितनी वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, VCM, और घूम कितनी वेलोसिटी के साथ रहा है। आपने देखा होगा आपकी गाड़ियों में ना RPM मीटर भी होता है, जो बताता है कि कितनी तेज़ी से आपका जो इंजन है वो घूमता है, दैट इज़ ओमेगा। और एक होता है जो आपको बताता है कितनी तेज़ी से आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये आपका व्हील आ गया, जिसके अंदर दोनों मोशंस प्रेजेंट हैं। मैं इस मोशन को अल्टीमेटली कन्वर्ट करता हूँ दो इक्विवेलेंट में, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। एक बता दिया जी भाई, ये इसमें तो लीनियर मोशन भी प्रेजेंट है और इसमें तो रोटेशनल मोशन भी प्रेजेंट है। तो हमने मैंने इसको, एक चक्के को किस में कन्वर्ट कर दिया? मोशन बोलो आप, चक्का नहीं बोलना, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया। यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर मैं सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन की तरफ ध्यान दूँ, मैं रोटेशनल मोशन को भूल जाऊँ और सिर्फ देखूँ, तो मैं बोलूँगा कि भाई ये टायर का हर पॉइंट जो है वो आगे बढ़ रहा है, इस टायर का हर पॉइंट जो है वो आगे बढ़ रहा है। ये देखो, हर पॉइंट, हर एक पॉइंट, एवरी पॉइंट हेयर, ये लो, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, हर एक पॉइंट VCM से आगे जा रहा है। इसमें कोई डाउट ही नहीं हमें कि भाई अगर टायर आगे जा रहा है तो उसका हर एक पॉइंट VCM से आगे ही जाएगा।
वी सी एम इज़ द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। लेकिन हर पॉइंट जो है वो कितनी वेलोसिटी के साथ आगे जा रहा है, अगर मैं सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन कंसिडर करूं तो कितनी वेलोसिटी के साथ आगे जा रहा है, वी सी एम। फाइन जी, समझ आ गया। अब अगर हर एक पॉइंट की रोटेशनल मोशन को कंसिडर करूं और सोचूं कि ये टायर सिर्फ घूम रहा है, वो कब लगता है मुझे जब वो घूम रहा है? ऐसा कब लगता है? वो ऐसा तब लगता है जब, क्या बोला मैंने, कि जब आपका आप किस पे बैठे हो, सेंटर ऑफ मास पे, और उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, तो तब मैंने देखा तो क्या दिखा मुझे? तब मुझे दिखा इसकी वेलोसिटी इधर। आपको बड़े अच्छे से मालूम हम वेलोसिटीज कैसे बनाते हैं। ये वेलोसिटी इधर टेंजेंशियल होती है हमेशा, आर ओमेगा। आपको मालूम है आर ओमेगा, घूमने के कारण जो वेलोसिटी बनाते हैं, दिस इज आर ओमेगा। आर ओमेगा, आर ओमेगा, आर ओमेगा। मैं एक्चुअली 4 पॉइंट्स को स्टडी कर रहा हूं, मैं बता देता हूं आपको। मैं जो यहां स्टडी कर रहा हूं वो 4 पॉइंट्स को स्टडी करना चाहता हूं। एक ये ए, जो सबसे अपर मोस्ट पॉइंट, बॉटम मोस्ट पॉइंट, बॉटम मोस्ट पॉइंट, ये वाला पॉइंट सी ले लेता हूं, और ये वाला पॉइंट डी ले लेता हूं, और इनकी वेलोसिटीज, इन 4 के वेलोसिटीज के बारे में बात करना चाहता हूं कि भाई चारों की क्या वेलोसिटी होगी। सेम यहां पे ए, दिस वन इज बी, this one is C, and this one is D. Similarly, A, B, गलत लिख दिया ना, B A है, B C D, A B C D। ये हमने क्या किया, हमारी एक कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन थी, जिसके अंदर मैंने उस बॉडी को अच्छे से स्टडी करने के लिए ये मान लिया कि भाई उसके अंदर ना, अगर कोई सेंटर ऑफ मास पे बैठा हो बंदा, सिंपल इस तरह से मानो, अगर कोई सेंटर ऑफ मास पे बैठा हो बंदा, तो उसको क्या दिखाई देगा बताओ? उसको दिखाई देगा कि इसके अंदर सिर्फ कौन सी मोशन है, इसके अंदर जो मोशन है डैट इज ओनली रोटेशनल मोशन। तो उसको जो वेलोसिटी दिखाई देगी हर पार्टिकल की, वो आर ओमेगा दिखाई देगी। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलूंगा कोई भी पार्टिकल पी हो, कोई भी पार्टिकल पी हो, उसकी वेलोसिटी किसके बराबर होगी? कोई भी पार्टिकल पी हो, उसकी वेलोसिटी किसके बराबर होगी? ध्यान देना, क्योंकि जो मैंने वेलोसिटीज, ये देखो, ये वाली वेलोसिटी मुझे कब दिखाई देती है? ध्यान देना प्लीज। ये वाली वेलोसिटी मुझे कब दिखाई देती है? जब क्या हो, जब 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 जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ बैठा है? सेंटर ऑफ मास पे। तो जो सेंटर ऑफ मास पे बैठा है उसको ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो उसको ऐसा दिखाई देगा, तो हम बोलेंगे कि जो आपका वीपी है, पीपी हो गया कोई एनी पॉइंट पी, एनी पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, उसकी वेलोसिटी हम फाइंड कर रहे हैं। वो मुझे मालूम है किसके बराबर होती है? वीपी, किसी पॉइंट की वेलोसिटी, माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। मालूम है ना हमें ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए वीपी। तो वीपी किसके बराबर होगा? वीपी किसके बराबर होगा? वीपी होगा वीपीसी, जो तुझे भाई सेंटर ऑफ मास पे दिखाई दे रहा है, प्लस प्लस वीसी। ये वीसी क्या है? सेंटर ऑफ मास। सीएम लिखना है किसी ने, वो सीएम भी लिख सकता है इसकी जगह। ठीक है, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो इसलिए ये सब रिलेशन के बाद मुझे पता चला कि किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी, किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी जब आप लिखते हो, जैसे वी ए लिख रहा हूं मैं यहां, वी ए इक्वल टू क्या होगा? ध्यान देना, मैं लिखता हूं, आपको दिखाई भी दे रहा है, सामने सामने दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हो। कोई आपको वो वाला सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट लगाने की भी जरूरत नहीं है। आप बताओ, जो आपको यहां दिखाई दे रहा है क्लियरली, ये भी आर ओमेगा, ये भी आर ओमेगा, ये भी आर ओमेगा, ये भी आर ओमेगा। आपको जो वी ए दिखाई देगा वो किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू वी सी एम प्लस आर ओमेगा। क्लियर नजर आता है? प्लस आर ओमेगा। और अगर आप डायरेक्शंस भी लिखना चाहते हो तो दोनों की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए दोनों को साथ क्या लिख दूंगा? आई। ठीक है, दोनों के साथ आई लिख दो और क्लैरिटी आ जाएगी, प्रॉपर डायरेक्शन पता चल गई कि प्लस हो रहे हैं और किस डायरेक्शन में हो रहा है, अपर मोस्ट पॉइंट। इसी तरह से मैं अब बी की बात करता हूं जरा। तो बी की बात की तो वो क्या बना? वी बी वैक्टर इक्वल टू, जब मैं वेक्टर डाल रहा हूं तो फिर आई जे के में बात कर लो इसकी, तो क्या बन गया? वी सी एम माइनस वी सी एम माइनस आर ओमेगा, वी सी एम माइनस आर ओमेगा,
और ब्रैकेट डाल के लिख दो आई। इसी तरह से वीसी बताओ किसके बराबर होगा, इसी तरह से वीसी भी बता दो किसके बराबर होगा। वीसी लिखो, देखो वीसी इक्वल टू होगा, देखो वीसी को ध्यान से, वीसी एक ये उठाना है, एक ये उठाना है, ये आर ओमेगा है। ठीक है, तो मैंने लिखा, आप समझना, वी सी एम आई, ये आपको लिखना आना चाहिए, हर पॉइंट की वेलोसिटी वी सी एम आई माइनस आर ओमेगा जे, माइनस आर ओमेगा जे, ये वी सी हो गया। इसी तरह से वी डी लिख दो, वी डी में क्या लिखोगे, वी सी एम आई प्लस आर ओमेगा जे, खुद लिखो। तो ये चारों पॉइंट्स की वेलोसिटीज़ मैंने आपको लिखना सिखा दी, किस तरह से हमने लिखी। ठीक है, तो अब इसके आगे, अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे मैं बताता हूँ आपको। इसके आगे आ गया कि हमने जो अपर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी लिखी वी ए किसके बराबर आई, दैट इज इक्वल टू वी सी एम प्लस आर ओमेगा, मैग्नीट्यूड की अगर बात करूं तो। और वी बी लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी किसके बराबर आई, वी सी एम माइनस आर ओमेगा। फॉर प्योर रोलिंग, अगर आप सिर्फ प्योर रोलिंग को देखो अगर, तो फॉर प्योर रोलिंग क्या पढ़ा हमने अभी पीछे प्योर रोलिंग के लिए, अभी हमने पढ़ा कि प्योर रोलिंग के केस में वी सी एम जो है वो आर ओमेगा के बराबर होता है, पढ़ा हमने। जब हमने ये पढ़ा तो हमें पता चल गया कि जो अपर मोस्ट पॉइंट है वी ए, उसकी वेलोसिटी होती है ट्वाइस वी सी एम, और जो लोअर मोस्ट पॉइंट होता है वी बी, उसकी वेलोसिटी होती है ज़ीरो, उसकी वेलोसिटी होती है ज़ीरो, जो लोअर मोस्ट पॉइंट है। तो ये हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि जो लोअर मोस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी ज़ीरो, और जो अपर मोस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी ट्वाइस वी सी एम और मैक्सिमम। ठीक है, तो अब इसके आगे हम क्या देखना चाहते हैं, इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। इसके बाद एक बात हम समझते हैं कि अगर कोई भी एक आप व्हील ले लो या साइकिल का टायर ले लो, और जब वो आगे बढ़ रहा हो, उसके अंदर की तरफ अगर आप बल्ब्स लगा दो, अंदर अंदर की तरफ अगर आप बल्ब्स लगा दो, और जब ये घूमेगा ना और आगे भी बढ़ेगा, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन अगर इसके अंदर होगी, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई ये आगे भी जा रहा है, चल भी रहा है और घूम भी रहा है, चल भी रहा है और घूम भी रहा है, जब ऐसा होगा तो आप क्या देखने को मिलता है कि जो ऊपर वाले बल्ब है ना, ऊपर वाले पोर्शन में ये वाले, ये ब्लर्ड दिखाई देते हैं, और जो नीचे वाले हैं वो ब्राइट दिखाई देते हैं, ग्लो करते हुए। उसका ब्लर्ड दिखाने का रीज़न यही है कि जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा स्पीड से एक्चुअली चल रहे होते हैं, और जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं वो कम स्पीड से चलते हैं, इसलिए हमें ब्लर्ड नहीं दिखाई देते। ठीक है, तो ये इधर से भी डिमॉन्स्ट्रेट भी किया आपको और मैथमेटिकली भी आपको दिखा दिया मैंने। नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका एक्सेलरेशन इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, अब एक्सेलरेशंस की ज़रा बात करते हैं, आप अच्छे से सुनोगे। सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन ACM, अब ये घूम रहा है तो इसकी अपनी भी एक्सेलरेशन अल्फ़ा मान लेते हैं। ठीक है, अल्फ़ा इसकी अपनी घूमने की एक्सेलरेशन, ओमेगा भी एक वेलोसिटी, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, और जिसमें बोलेंगे, ये देखना ज़रा ध्यान से, कि अगर एक्सेलरेशन की बात करूं तो अगर अगर सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन है ACM, तो हर पॉइंट की एक्सेलरेशन कितनी होगी, ACM। वही चार पॉइंट्स जो हमने पहले भी कंसिडर किए थे, वही चारों पॉइंट्स की एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे, ABCD, A B C एंड D। ACM जो गाड़ी आपकी कितनी एक्सेलरेट कर रही है, डैट इज़ ACM एक्चुअली, ACM। फिर आ गया रोटेशनल मोशन के कारण। तो रोटेशनल मोशन के कारण आपको मालूम है दो तरह की एक्सेलरेशंस होती हैं, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब ज़रा सेंट्रीपिटल को देखते हैं ज़रा अच्छे से, देखो ठीक है, ये आ गई आपकी टेंजेंशियल, आर अल्फ़ा मालूम है आपको, आर अल्फ़ा,
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा, दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस। और दूसरी सेंट्रीपिटल टूवर्ड्स द सेंटर, एस ओमेगा स्क्वेयर आर, ओमेगा स्क्वेयर आर, ओमेगा स्क्वेयर आर और ओमेगा स्क्वेयर आर, ये सारी आ गई। ठीक है, ये सेंट्रीपिटल, इधर दो तरह की एक्सेलरेशन, इधर सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन ट्रांसलेशनल मोशन में। ये ट्रांसलेशनल वाला फिगर है, ये रोटेशनल वाली फिगर है। अब ध्यान देना, यहां पे मैं एक आपको लिख के बताता हूं, आपको बाकी आपको खुद लिखनी भी आ जाएंगी। सबसे पहला ए, खुद देखो, यहीं से देख के पता चल जाता है। ACM, दूसरा तरीका वही है जो मैंने आपको बताया था विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, लेकिन ऐसे लिखो ज़्यादा बेटर है। ए किसके बराबर आया, वेक्टर फॉर्म में लिखना है अगर तो ACM प्लस आर अल्फा आई कैप माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर जे कैप, ये बन गया आपका ए। इसी तरह से ए बी भी लिखो, ए बी मैं बोलता हूं, देखो ए बी वेक्टर इक्वल टू ACM माइनस आर अल्फा आई कैप प्लस ओमेगा स्क्वेयर आर जे कैप। ठीक है, तो ये अच्छे से लिख लो आप, ए भी लिख दिया, ए बी भी लिख दिया, इसी तरह से आप AC और AD भी लिख दो। AC है ACM माइनस आर अल्फा आई कैप AC किसके बराबर है, एक मिनट, AC है ACM माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर, ACM माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर आई कैप माइनस आर अल्फा जे कैप। ठीक है, माइनस आर, आपको मालूम है किसको माइनस लेना है किसको प्लस लेना है, कौन से ऐड होंगे, हॉरिजॉन्टल वाले सारे ऐड करने हैं, वर्टिकल वाले के साथ जे लगाना है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल में भी देख लेना है कि आपने कौन सेम डायरेक्शन में है और कौन से अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट होगा तो माइनस आएगा, सेम आएगा तो प्लस आएगा। कुछ नहीं इसमें मुश्किल, वो सिर्फ बनाना, ये डायग्राम जिसने बना दी आगे उसको कभी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। बॉटम मोस्ट पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखो तो बॉटम मोस्ट पॉइंट की एक्सेलरेशन किसके बराबर लिखी है हमने, ACM माइनस आर अल्फा आई कैप प्लस बॉटम मोस्ट पॉइंट की जो B पॉइंट है मेरा। ठीक है, तो क्या है उसमें, ACM माइनस आर अल्फा आई कैप प्लस ओमेगा स्क्वेयर आर जे कैप। तो फॉर प्योर रोलिंग ACM और आर अल्फा बराबर होते हैं, इसलिए आई वाला कंपोनेंट कैंसिल हो गया, लेकिन एक्सेलरेशन तब भी है, तो इसलिए आप बोलोगे कि बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी तो जीरो होती है बट उसकी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती। ठीक है, उसकी एक्सेलरेशन कितनी होती है, ओमेगा स्क्वेयर आर। ठीक है, ओमेगा स्क्वेयर आर वर्टिकली अपवर्ड्स, ओमेगा स्क्वेयर आर क्योंकि सेंट्रीपिटल है वो टुवर्ड्स सेंटर होगी तो ऊपर की तरफ होगी ही होगी। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे उसकी वेलोसिटी तो बॉटम मोस्ट पॉइंट की जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, इसीलिए वो ऊपर की तरफ जाता है। इसलिए जब भी वो वाला पॉइंट होगा वो ऊपर की तरफ ही बढ़ेगा। जब भी आप अगर व्हील की मोशन को देखोगे तो वो पॉइंट कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ। इसलिए मैंने ये बताया था, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये काइनामेटिक्स का, कि जब वेलोसिटी जीरो होती है इट ऑलवेज टेक्स द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। ऑल वेलोसिटी ऑलवेज टेक्स द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ये गलत है। बट व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, कभी वेलोसिटी अगर जीरो हो तो वो किसकी डायरेक्शन लेती है हमेशा, इट ऑलवेज टेक्स द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। ये वाला केस कंसिडर करते हैं, ये एक रॉड है जो घूम भी रही है और आगे भी बढ़ रही है। ठीक है, ये घूम भी रही है और आगे भी बढ़ रही है, रॉड है ये। ठीक है, कहीं से एक्सिस से ये पिविटेड नहीं है, कहीं पे हिंज्ड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये आगे भी बढ़ती है और घूमती भी जा रही है। ठीक है, आगे भी बढ़ रही है और घूमती भी जा रही है। देखना है तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। ठीक है, ये देखो, ये है इस तरह से, तो घूम भी रही है और आगे भी बढ़ रही है। ठीक है ना, कहीं से पिविटेड हो तो फिर ये ऐसे ही घूमती।
फिर ये ऐसे ही जाती, लेकिन यहाँ से ये पिविटेड नहीं है, कहीं से हिंज्ड नहीं है, इसलिए जब ये घूमेगी तो ये आगे भी बढ़ेगी और घूमेगी भी। ठीक है, अगर आप समझ पाओ तो ये आगे भी, ये घूम भी रही है और आगे भी बढ़ रही है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि वी ए, यहाँ पे भी हम वी एक बार लिखने की कोशिश करते हैं इन तीनों वेलोसिटीज़ को। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपको इसकी दोनों मोशंस को डिवाइड करना पड़ेगा। एक आ गई आपकी रोलिंग मोशन और एक आ गई आपकी ट्रांसलेटरी मोशन। ये आ गई आपकी वी सी एम ट्रांसलेटरी मोशन में अगर बात करें तो ये तीनों सिर्फ आगे ही बढ़ रहे हैं, कितनी वेलोसिटी के साथ, वी सी एम के साथ, प्लस रोटेशन इज़ प्रेजेंट। रोटेशन होने की वजह से अब ये वाला ऊपर वाला पॉइंट कितना आगे जाएगा, कितना, आर ओमेगा। आर कितना है, सोचो जरा, ये पॉइंट कितनी सर्कुलर मोशन के साथ घूम रहा है, यहाँ इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, तो इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, तो इसलिए क्या होगा, L/2 ओमेगा, L/2 ओमेगा, ये 0। ठीक है, और ये इधर कितना, L/2 ओमेगा। बस कर लो ऐड। अब वी ए किसके बराबर आ गया, दिख रहा है सामने, वी सी एम प्लस दिस, ये वाला पॉइंट वी सी एम प्लस 0 और तीसरा वाला पॉइंट वी सी एम माइनस L/2 ओमेगा। जस्ट ऐसे डिमॉन्स्ट्रेट करना था कि आपको एक बार हैबिट बन जाएगी कैसे करना है। ठीक है, तो इसको देख लो। लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होगा इस मोशन में, लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा हूं, तो लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू होगा P इज इक्वल टू MVCM। ठीक है, MVCM, ये आगे लीनियर मोमेंटम, मतलब कोई चेंज नहीं, वही जो था वही उसका आंसर आएगा लीनियर मोमेंटम का। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की बात करो, काइनेटिक एनर्जी इन CTAR, उधर भी लीनियर मोमेंटम इन CTAR ही लिखना आप। किसके इक्वल, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन। तो हाफ MVCM² प्लस हाफ ICM का मतलब हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ही निकालना है आपने, ओमेगा²। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये डिस्क ले ली मैंने, जिसका मास m है, जिसका रेडियस r है, और ये जो डिस्क है ये आगे भी बढ़ रही है विद VCM और घूम भी रही है विद वेलोसिटी ओमेगा। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगी, बड़ा सिंपल है, हाफ MVCM² प्लस हाफ I कितना होता है डिस्क का, अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, जिस एक्सिस के अबाउट ये घूमता है, तो क्या आएगा, MR²/2 ओमेगा²। ठीक है, तो आपको मालूम है, अगर मैं कहूं प्रॉपर रोलिंग है, फॉर प्रॉपर रोलिंग, अगर आपको मैं इसमें प्रॉपर रोलिंग बोल, प्योर रोलिंग, सॉरी, फॉर प्योर रोलिंग क्या रिलेशन यूज करोगे आप, फॉर प्योर रोलिंग आपको मालूम है क्या, कि R ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, R ओमेगा इक्वल टू VCM होता है। यानी कि ओमेगा की जगह आप क्या डाल सकते हो, आप ओमेगा की जगह VCM/R डाल सकते हो। क्या, ओमेगा की जगह VCM/R डाल सकते हो, डालो इधर, और आपकी काइनेटिक एनर्जी अल्टीमेटली किसके इक्वल आएगी, द काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी 3/4 MVCM²। ठीक है, तो ये इसका रिलेशन बहुत सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। तो इस तरह से आपने इसके आगे ऑपरेट करना है, और ये काइनेटिक एनर्जी अगर किसी भी रोटेटिंग बॉडी की निकालनी होगी तो इस तरह से निकाली जाती है, जो मैंने अभी आपको बताया। एक नेक्स्ट केस लेते हैं, एक और काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। एक हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, मास m, रेडियस r, इसके अंदर वाटर भरा है।
और इस वाटर का मास जो है वो स्मॉल m है, और जो ये आगे बढ़ रहा है हमारा, ये VCM वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, ओमेगा के साथ घूम रहा है, और वाटर का मास m है, वो मैंने सब लिख दिया। अब बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? तो मैं लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 m, वाटर की बात कर रहा हूँ पहले, ऐसे लिख देते हैं इसको। काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर विच हैज़ गॉट ओनली ट्रांसलेशनल मोशन। समझना प्लीज़, वो नहीं घूमेगा इसके साथ, चिपका हुआ थोड़ा है। अगर चिपका हुआ हो, जैसे आइस है और मान लो बिल्कुल चिपकी हुई है इसके साथ, तो फिर वो भी सॉलिड स्फीयर की तरह घूमेगी, तो फिर बात अलग है। लेकिन ये वाटर है जो उसके साथ चिपका नहीं हुआ है, उसने सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन लेनी है, इसलिए उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी आएगी दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशनल। बट जो काइनेटिक एनर्जी आपकी किसकी होगी? स्फीयर की, हॉलो स्फीयर की, वो ट्रांसलेशनल भी होगी और रोटेशनल भी होगी। तो इस वजह से हमने इसका आंसर क्या लिखा? हाफ m VCM स्क्वेयर, m देखो कौन सा डाल रहा हूं, प्लस हाफ m VCM स्क्वेयर प्लस हाफ ICM अगर आपको याद हो हॉलोस्फीयर का, मैं आपको लिख के देता हूं, 2/3 m r स्क्वेयर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलोस्फीयर, ये लिख दिया, ओमेगा स्क्वेयर। बस ये सारी कहानी है। ये सब काइनेटिक एनर्जीज इस तरह से आपने लिखनी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच।